तो अपन कंटिन्यू करते हैं अपनी आगे की। तो कांट के अनुसार कर्तव्य क्या है? नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर उन्हीं नियमों के अनुसार कर्म करने की अनिवार्यता। क्या? नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना हो पहले तो, और फिर उन्हीं से प्रेरित होकर, जो हमारे नैतिक नियम है उन्हीं से प्रेरित होकर हम कर्म करें, तो वही हमारे कर्तव्य हैं। ठीक है, कांत के अनुसार कर्तव्य में बाध्यता का तत्व होता है। तो बाध्यता का तत्व होता है कि यार ये तो हमारे कर्तव्य हैं, तो हमें करने ही पड़ेंगे। और कांट कर्तव्य पालन में किसी प्रकार का अपवाद स्वीकार नहीं करते कि भाई ये कोई गरीब है तो इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। नहीं, कर्तव्य है, रूल है, रेगुलेशन है, तो करने ही है। नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना, तो नियमों के अनुसार कर्म करने की अनिवार्यता पे बल देते हैं। ठीक है, फिर कांट दो प्रकार के कर्तव्य बताते हैं। एक होते हैं पूर्ण बाध्यता संबंधित कर्तव्य। ऐसे कर्तव्य जो राजकीय कानूनों द्वारा निर्धारित होते हैं, जो पूर्णतः बाध्य हैं करने के लिए, पूर्ण बाध्यता संबंधित कर्तव्य, और अगर इनका उल्लंघन करेंगे तो दंड मिल जाता है। और एक होता है अपूर्ण बाध्यता संबंधित कर्तव्य, वो कर्म जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जो कर्म व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करते हैं, इनके लिए कोई पूर्ण बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, तो ये अपूर्ण बाध्यता संबंधित कर्तव्य है, जैसे कि दान देना। किसी पे अपन वो तो लगा नहीं सकते हैं कि बात है कि भाई दान देनी है, तो ये अपूर्णता। फिर गांधी जी के अनुसार कर्म क्या है? कर्तव्यों के संसार में अधिकार सुरक्षित रहते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कर्तव्य का संसार है, वहां पर ही अपने अधिकार सुरक्षित हैं। कर्तव्यों के संसार में ये अधिकार सुरक्षित रहते हैं। कर्तव्यों का पालन कीजिए, स्वतः ही आपको अधिकार मिल जाएंगे। तो गांधी जी कहते हैं कर्तव्यों का संसार है तो अधिकार रहेंगे। लोग अपने कर्तव्य मानेंगे तो ही अधिकार सुरक्षित रहेंगे। लोग कर्तव्य नहीं मानेंगे तो लोगों के अधिकार भी हनन हो जाएंगे। ठीक है, और कर्तव्यों का पालन करेंगे तो सबको अपने अपने अधिकार अपने आप मिल जाएंगे। ठीक है, फिर शुभ। अब अपना अगला टॉपिक था शुभ। ठीक है, तो उससे पहले अपन जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था इस वाली को रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था कि ये पढ़ना था हमें रित एंड ऋण, कर्तव्य की अवधारणा, शुभ एवं सद्गुण की अवधारणा। तो नैतिक संप्रत्यय क्या है? व्यक्ति के आचरण के नैतिक मूल्यांकन हेतु जिन अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें नैतिक अवधारणाएं कहा जाता है। वो कह रहे हैं कि जो अवधारणाएं हम देखते हैं कि यार हमारा जिनसे हमारा मूल्यांकन किया जाए, वही नैतिक अवधारणा है। फिर आगे आगे है रित। रित क्या है? रित का शाब्दिक अर्थ है सही या उचित मार्ग। ठीक है, सही या उचित मार्ग को ही रित कहते हैं। फिर रित कैसी होती है? रित शाश्वत होती है, अलंघनीय होती है और सार्वभौमिक होती है। ठीक है, और किसकी किसकी में अपन को देखने को मिलती है रित की अवधारणा? तो ये मिलती है प्राकृतिक व्यवस्था में, नैतिक व्यवस्था में और कर्मकांडीय व्यवस्था में। फिर अपन ने देखा था इसकी डेफिनेशन, रित जगत की शाश्वत अलंघनीय सार्वभौम प्राकृतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था और कर्मकांडीय व्यवस्था को वर्णित करता है। फिर प्राकृतिक व्यवस्था में अपने देखा था ऋतु परिवर्तन, सूर्योदय, सूर्यास्त, ग्रहों की दशा दिशा। नैतिक व्यवस्था में ऋत में कर्मवाद का, कर्म नियम का समर्थन है। कर्म और उसके फलस्वरूप समरूपता पाई जाती है। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा फल मिलता है। फिर रीत की अवधारणाओं में कर्म नियम कर्मवाद का बीज छुपा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, फिर इसे दैनिक जीवन में जैसी करनी वैसे वर्णी से वर्णित किया जाता है। कर्म नियम जगत में नैतिक व्यवस्था को दर्शाते हैं। तो कर्म बताए थे तीन प्रकार के हैं, प्राप्त, संचित, संचयमान। प्राप्त हैं वे कर्म जो अतीत में किए हैं परंतु फल वर्तमान में, संचित वर्तमान में किए जा रहे हैं परंतु फल भविष्य में, संचयमान भविष्य में किए गए कर्मों का संदर्भ है। फिर
कर्म नियम के अनुसार कृत प्रणाश तथा अकृत भूपगम नहीं होता है। मतलब जो कर्म फल, जो किए गए कर्म का फल का नष्ट नहीं होता और बिना किए गए फल प्राप्त नहीं होता। फिर कर्म नियम की अवधारणा एक संदर्भ में विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत कारणता सिद्धांत पर आधारित है। जब कारणता का सिद्धांत प्रयोग नैतिकता क्षेत्र में होता है तो भी कर्म नियम की अवधारणा उभरती है। कर्म नियम सिद्धांत यही बताता है कि वर्तमान स्थिति के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। फिर कर्म नियम के माध्यम से जीवन में, समाज में, प्रशासन में सत्कर्मों को प्रोत्साहन मिलता है और जो दुष्कर्म है उनको अतोत्साहन मिलता है। ठीक है। फिर कर्मकांडी व्यवस्था तो यज्ञ आदि का समापन विधिवत तरीके से करना चाहिए, यही सब चला। फिर हमारे प्रशासन में कैसे उत्कृष्टता प्रदान करता है, तो ये उचित मार्ग बताता है, सही मार्ग का अनुसरण करने पर बल देता है। प्रशासनिक व्यवस्था की उत्कृष्टता हेतु सत्यनिष्ठा पूर्वक नियम कानून, कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन आवश्यक है। तो ये सही मार्ग पे अनुसरण पे चलने पर बल देता है। तो अगर हम इन सही मार्ग पे चलेंगे तो उत्कृष्ट ले आएंगे हमारी सिविल सेवा में। फिर ऋण, ऋण क्या है? शाब्दिक अर्थ है उत्तरदायित्व। जन्म से इंसान तीन जनों के प्रति ऋणी होता है, देव, ऋषि, पितृ, उसको ऋण त्रय कहते हैं। फिर ये क्या है? ये उत्तरदायित्व का बोध कराता है और कर्तव्य संपादन से संबंधित बोध कराता है। फिर देव ऋण से मुक्ति के लिए विधिवत तरीके से अपन पूजा अर्चना करेंगे, दान दक्षिणा देंगे तो मुक्ति मिलेगी। ऋषि ऋण हम अध्ययन करेंगे और अध्यापन करेंगे, स्वाध्याय एवं अध्यापन करेंगे तो हमें इससे मुक्ति मिल जाएगी। फिर पितृ ऋण के लिए हम संतानोत्पत्ति के माध्यम से हम मुक्ति पा सकते हैं। फिर प्रशासन में ऋण की क्या अवधारणा है? तो दलाई लामा ने बताया था जीवन के शुरुआत में और अंत में हम लोगों पर निर्भर होते हैं। तो युवावस्था में हमारा कर्तव्य है कि हमें जनहित में कार्य करने चाहिए और सरकार में हमको मतलब प्रशासन में जो जरूरी है तो हमें कर्तव्य बोध उत्तरदायित्व के निर्वहन पर बल देता है। क्या ऋण, ऋण का कंसेप्ट हमें उत्तरदायित्व और कर्तव्य बोध पर बल देता है। तो प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे सरकार की जनहितकारी योजनाओं नीतियों को त्वरित रूप से लागू करें। ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी लोगों को फायदा हो सके, क्योंकि हम ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं हम? क्योंकि जो उनका वेतन और भत्ते होते हैं वो जनता वहन करती है। ठीक है, इसलिए वो जनता के प्रति ऋणी हैं। फिर प्रशासनिक उत्कृष्टता में ऋण किस प्रकार मददगार है? तो बस वही है, फिर यहाँ पे मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। कर्तव्य उत्तरदायित्व का बोध कराता है, लोगों के प्रति ऋणी का भाव तथा उसे चुकाने का भाव उत्पन्न कराता है कि भाई हमें लोगों ने, हम ऋणी थे, हम लोगों से ऋणी हैं, मतलब क्योंकि हमारी जो वेतन भत्ते हैं वो लोगों से आ रही है तो हमें उसको चुकाना है। तो फिर वो ऋण को उतारता है। कैसे उतारता है? निष्पक्षता से, भेदभाव रहितता से, सहिष्णुता से, समानुभूति आदि मूल्यों का पालन करके। ठीक है। फिर कर्तव्य, कर्तव्य क्या है? पद, स्थिति, सामर्थ्य के अनुसार, क्या पद, पद, स्थिति और सामर्थ्य के अनुसार जो किया जाना चाहिए उसी को हम कर्तव्य कहते हैं। ठीक है। फिर इसमें हमने पढ़ा था नैतिक एवं विवेकशील प्राणी होने के नाते हमें जो करना चाहिए वे कर्तव्य हैं। कर्तव्य में नैतिक उत्तरदायित्व का तत्व निहित है। तो इसमें भी देखो नैतिक उत्तरदायित्व का तत्व निहित है। ठीक है। फिर भारतीय संविधान में भी अपन को बोला गया है कुछ हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इनको याद रख लेना है अपन को कि अपने कुछ मौलिक कर्तव्य हैं। फिर जैन मतानुसार हमें त्रिरत्न की बात की गई है कर्तव्य पालन के लिए। ठीक है। फिर बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग बताया है। फिर गीता के अनुसार वर्ण और आश्रम व्यवस्था के अनुसार अगर हम कर्म करें तो वही हमारे कर्तव्य हैं। फिर अरस्तु, अरस्तु ने क्या कहा है
आवेग और संवेगों के बीच बुद्धि में नियंत्रण रखकर मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। तो अरस्तु कहते हैं हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, ना हमें बहुत एक्सट्रीम जाना चाहिए किसी में भी, और हमें मध्यम मार्ग का अनुसरण करके हमारा कर्तव्य मिल सकता है। और नेहरू का पंचशील कहता है, इन्होंने बताया कि राष्ट्र के क्या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया राष्ट्र के कर्तव्य हैं अन्य देशों की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए, उनके आंतरिक मामलों में हमें हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए, दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना चाहिए, शांति सह अस्तित्व की नीति का पालन करना चाहिए। फिर कांट आ गए, तो कांट के अनुसार नैतिक नियम के प्रति सम्मान की भावना से प्रेरित होकर उन्हें नियमों के अनुसार कर्म करने की अनिवार्यता, क्या, नैतिक नियमों के प्रति सम्मान की भावना, और फिर उन्हीं से प्रेरित होना है और नियमों के अनुसार कर्म करने की अनिवार्यता। ठीक है, तो एक तो हमें नियम के प्रति हमें सम्मान हो, फिर उसी के हम प्रति अपना आचरण करें, ठीक है, कर्म करें। तो वो कहते हैं कि कर्तव्य में बाध्यता का तत्व होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है, नियम है तो मानना ही है। फिर ये कहते हैं इसमें दो तरह के होते हैं, पूर्ण बाध्यता होती है और कुछ अपूर्ण होते हैं, जैसे कि राज्य के कानून, तो ये तो फिक्स है, मान नहीं है। फिर कुछ व्यक्ति इच्छा पे भी निर्भर है, जो मानने जरूरी नहीं है, जैसे दान देना। फिर गांधी के अनुसार हमने पढ़े क्या, कर्तव्यों के संसार में ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था, कर्तव्यों के संसार में ही अधिकार सुरक्षित रहते हैं, कर्तव्यों का पालन कीजिए, स्वतः ही आपको अधिकार मिल जाएंगे। फिर शुभ, नया कंसेप्ट है शुभ, इसको पढ़ेंगे। शुभ शब्द की उत्पत्ति जर्मनी शब्द गट से हुई है, जिसका उद्देश्य जो लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो, जैसे धन, मकान, स्वास्थ्य आदि शुभ हैं। तो अगर हम कोई काम कर रहे हैं और हम उसका कुछ लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पाने में जो भी हमारी सहायक चीजें हैं, तो वो हमारे लिए शुभ हैं। ठीक है, तो एक जर्मन शब्द गट से आया है, और क्या होता है, जो हमारे उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनकी प्राप्ति में सहायक होते हैं, जैसे धन, मकान, स्वास्थ्य आदि शुभ हैं। शुभ के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से, सापेक्ष शुभ और एक तो है निरपेक्ष शुभ। ठीक है, सापेक्ष होता है ऐसा शुभ जो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक है, यह एक प्रकार से साधन रूप में है, जैसे परिश्रम करना। तो क्या हो गया सापेक्ष का, जो शुभ किसी लक्ष्य है अपना, उसकी प्राप्ति में सहायक है, वो खुद शुभ नहीं है पर उसकी प्राप्ति में सहायक है, तो वो साधन की तरीके से काम हो रहा है, जैसे परिश्रम करना। ठीक है, पर निरपेक्ष शुभ होता है, ठीक है, तो वो अपने आप में शुभ है, कि है ना, वो लक्ष्य नहीं है, वो खुद अपने आप में एक अंतिम लक्ष्य है, तो निरपेक्ष है। ठीक है, तो जैसे बस यही, तो निरपेक्ष शुभ और सापेक्ष शुभ। तो सापेक्ष शुभ में एक साधन होता है लक्ष्य की प्राप्ति में, पर निरपेक्ष शुभ स्वयं साध्य है, खुद ही उनको साधा जा सकता है, उनके लिए कोई साधन नहीं है, वो खुद ही साध्य हैं और अपने आप में शुभ हैं। फिर जी मूर के अनुसार शुभ, मूर अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया इथिका में कहते हैं कि शुभ नीति शास्त्र का मौलिक संप्रत्यय है। तो मूर कहते हैं कि शुभ है वो नीति शास्त्र की मौलिक संप्रत्यय है, उसकी एक मूल अवधारणा है, ठीक है, उसका एक मौलिक है, मतलब उसका खुद का फंडामेंटल है, वो कहीं से उसने उठाया नहीं है शुभ का कंसेप्ट, नीति शास्त्र है ना उसका। तो यही लिख रहा है पे देखो, मूर अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया इथिका में कहते हैं शुभ नीति शास्त्र का एक मौलिक संप्रत्यय है। ठीक है, मूर मतानुसार शुभ का प्रत्यय या फिर अवधारणा कहते हैं, शुभ की अवधारणा एक सरल प्रत्यय है जो अविश्लेष्य है, अपरिभाषित है और अनन्य है। अनन्य यानी यूनिक, अपरिभाषित यानी जिसको डिस्क्राइब नहीं कर सके, अविश्लेष्य जिसके, अब ये तो मेरे को पता नहीं। तो के अनुसार एक सरल अवधारणा है जो कि अविश्लेष्य है, अपरिभाषित है और अनन्य है। ठीक है, इसे किसी अन्य प्रत्यय के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो
क्या इसे किसी अन्य प्रत्यय के आधार पर परिभाषित नहीं किया सकता है, इसका ज्ञान अंतः प्रज्ञा से होता है। और इसके बारे में कैसे चलता है, इसके बारे में अंतः प्रज्ञा से पता चलता है। तो अनविश्लेष्य यानी अनएलिजिबल, और अपरिभाषा यानी अनडिफाइनेबल, और अनन्य यूनिक अंतः प्रज्ञा इंट्यूशन से। तो किसी अन्य आधार पर परिभाषित नहीं किया सकता है, इसका ज्ञान इंट्यूशन से होता है। ठीक है, मूल के अनुसार शुभ। ठीक है, तो इन पुस्तक थी प्रिंसिपिया एथिका, उसमें उन्होंने शुभ को क्या बताया, एक फंडामेंटल बताया है किसका, नीति शास्त्र का, और बताया कि सरल अवधारणा है जो कि अविश्लेष्य है, अपरिभाषित है और अनन्य है। ठीक है, फिर प्रकृतिवादी दोष कुछ होते हैं जो बताएं मूल में। मूल के अनुसार प्रकृतिवादी दोष के दो संदर्भ हैं। जब तथ्यात्मक कथनों से मूल्यात्मक निष्कर्ष को निकाला जाता है तो प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न होता है। तो प्रकृतिवादी दोष क्या है कि जब तथ्यात्मक कथनों से, क्या, फैक्ट के बेसिस पे हम किसी का इवेल्यूशन करें, मूल्य निकालें, तो वह प्रकृतिवादी दोष है। जैसे है से चाहिए को निकालना। अब कुछ चीज है और अपन मान ले कि नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो अब उसमें वो है नहीं, तो वो तो ऐसा है, अब ऐसा होना चाहिए कि ये गाड़ी खड़ी है तो खड़ी है, और एक खड़ी होनी चाहिए। अब है वो तो ठीक है, पर अगर हम है से डिफाइन करते कि यार चाहिए, खड़ी होनी चाहिए, तो हमको कैसे पता खड़ी है या नहीं है, वो कहीं चल रही होगी। तो ये एक दोष है, वो मतलब उसको उससे मान ले रहा है कि हमें अच्छा इंसान है। एक तो होती है बात ये अच्छे इंसान है, और एक होता है अच्छे इंसान होने चाहिए। अब ये चाहिए कोई मान ले रहा है इससे। ठीक है, तो मूर के अनुसार प्रकृतिवादी दोष के दो संदर्भ हैं। जब तथ्यात्मक कथनों से मूल्यात्मक निष्कर्ष को निकाला जाता है, ठीक है, तो ये प्रकृतिवादी दोष को उत्पन्न करता है। जब कोई विचारक सरल, अविश्लेष्य, अपरिभाषित शुभ की परिभाषा किसी अन्य प्राकृतिक या तात्विक पद के आधार पर करता है, तो जब शुभ की परिभाषा अन्य प्राकृतिक और तात्विक पद के आधार पर करता है तो उसे प्रकृतिवादी दोष की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उदाहरण, सुखवादी मानते हैं सुख शुभ है, प्रकृतिवादी दोष है। तो ये एक प्रकृतिवादी दोष है। फिर सद्गुण आता है। सद्गुण का मतलब होता है वर्च्यू। तो उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से मनुष्य में स्थायी आंतरिक प्रवृत्ति या नैतिक गुण विकसित होता है। क्या, उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से मनुष्य में स्थायी आंतरिक प्रवृत्ति या नैतिक गुण विकसित होता है, उसे सद्गुण कहते हैं। जैसे विवेक, साहस, संयम आदि। उचित कर्म, लगातार अभ्यास से उसकी आदत हो जाती है, उसी को हम स्थायी स्थायी मानसिक प्रवृत्ति या नैतिक गुण, और उसी से सद्गुण अपन ने पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर सद्गुण नीति शास्त्र क्या है? जब व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन उस कर्म से उत्पन्न परिणाम के आधार पर न करके उसके चरित्र के आधार पर किया जाए तो सद्गुण नीति शास्त्र की स्थिति उभरती है कि कोई इंसान अच्छा है तो उसका काम भी अच्छा ही किया हो, चाहे उसका रिजल्ट कैसा ही आया हो। जैसे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरा बहुत अच्छा सद्गुण है, मतलब चरित्र भी मेरा बहुत अच्छा है, पर मैं मार देता हूँ किसी को। तो ये कह रहा है कि नहीं, ये अच्छा इंसान है ना, तो इसने ये जो भी किया ना ये अच्छा ही किया होगा। तो ये ऐसी बात करता है। ठीक है, यदि व्यक्ति सद्गुणी है तो उसका कर्म भी उचित होगा। सुकरात, प्लेटो, अरिस्टो सद्गुण नीति शास्त्र के प्रवर्तक हैं। ठीक है, फिर सद्गुणों की विशेषताएं क्या होती हैं? तो सद्गुण जन्मजात न होकर अर्जित होते हैं। ठीक है, और फिर कर्तव्यों के अभ्यास पूर्वक पालन से ये उत्पन्न होते हैं। क्या, कर्तव्यों के अभ्यास पूर्वक पालन से ये उत्पन्न होते हैं। तो सद्गुण कैसे उत्पन्न होते हैं? कर्तव्य होते हैं, अपन ने पहले ही पढ़ा था शुरू शुरू में, इनको लगातार करेंगे फिर हमारे अंदर एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाएगा, उससे सद्गुण भी हो जाएगा। बस वही। फिर सद्गुण का जीवन में महत्व क्या है?
सद्गुण चरित्र का आभूषण है, वह जीवन में सदाचार को बढ़ावा देते हैं। क्या सद्गुण इंसान में सदाचार बढ़ेगा, ठीक है। सद्गुण व्यक्ति के आचरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। क्या सद्गुण व्यक्ति के आचरण के रूप में, तो वो सद्गुण है उसका आचरण के रूप में अभिव्यक्त होगा वो, ठीक है। फिर विभिन्न सद्गुणों एक दूसरे से संबंधित है तथा एक दूसरे पर संवर्धित करते हैं। तो क्या विभिन्न सद्गुण एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है, तथा एक दूसरे पर संवर्धित करते हैं। सद्गुण प्रशासन में कैसे उपयोगी? अधिकार का सदुपयोग तथा कर्तव्यों के संपादन की सहायक है। क्या अधिकारों का सदुपयोग तथा कर्तव्यों के संपादन में सहायक है, ठीक है। तो सद्गुण होगा कोई प्रशासक, तो वो सदुपयोग करेगा अपने अधिकारों का, उसके कर्तव्यों के संपादन में भी हेल्प करेंगे वो, ठीक है। फिर यह विवेकाधीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकता है। तो जो विवेकाधीन अधिकार होते हैं वो दुरुपयोग को रोकता है, ठीक है। फिर सद्गुण सिविल सेवा आधारभूत मूल्यों के अनुपालन में सहायक है। किसमें? सिविल सेवा में भी आधारभूत मूल्य होते हैं, उनके अनुपालन में। फिर भ्रष्टाचार को दूर कर जन केंद्रित शासन स्थापित करने में भी सद्गुण इम्पोर्टेंट है। सद्गुण व्यक्ति लोभ भय आदि रहित होकर अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है। सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? तो ग्रीक दार्शनिक सुकरात अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। यहाँ ज्ञान का अर्थ विशेष अवस्था में मनुष्य के कर्तव्य का ज्ञान, ठीक है। तो ग्रीक दार्शनिक का क्या है? ज्ञान ही सद्गुण है, और यहाँ ज्ञान का अर्थ विशेष अवस्था में मनुष्य के कर्तव्य का ज्ञान, ठीक है, कि ये हम जो काम कर रहे हैं इसका ज्ञान होना चाहिए। यहाँ ज्ञान सद्गुणी होने की अनिवार्य शर्त है। फिर अरस्तु के अनुसार क्या है? तो सद्गुण दो अतियों के बीच का मार्ग है। क्या अरस्तु के अनुसार सद्गुण क्या है? दो अतियों के बीच का मार्ग है, मध्यम मार्ग को ग्रहण करने का प्रयास है, ठीक है। पर ये कह रहे हैं कि जैसे दो हमारे कोई अति है कि यार दो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, तो कहता है अरस्तु के बीच वाला मार्ग अपना लो, ठीक है, एक्सट्रीम पे मत करो। तो सद्गुण दो अतियों के बीच का मार्ग या मध्यम मार्ग को ग्रहण करने का अभ्यास है। जैसे एक सद्गुण है उद्दंड उद्खंडता, और एक है कायरता। तो ये कि मतलब बहुत बदमाशी, और एक है डरपोक। तो कहते हैं बीच का अपना लो इनका। फिर सद्गुण प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए क्यों आवश्यक है? तो सद्गुण उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से आंतरिक गुण या नैतिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। क्या सद्गुण के उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से आंतरिक गुण या नैतिक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। प्रशासन में मांग क्या है? सहिष्णुता, समानुभूति, कर्तव्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता आदि। फिर सद्गुण तथा प्रशासन में संबंध। सद्गुण सिविल सेवा के आधारभूत तत्वों का निरंतर अभ्यास करेगा, जिससे वह सरकारी योजनाओं का त्वरित प्रभावी क्रियान्वयन और लोभ भय आदि से रहित होकर कर्तव्यों के पालन में मदद करेगा। सद्गुणी व्यक्ति समाज के समन्वय समाज के साथ समन्वय अच्छा स्थापित करेगा, जिससे जन केंद्रित शासन की स्थापना हो सके। तो ये सद्गुण अपने कैसे बनते हैं? निरंतर अभ्यास से। तो हम निरंतर अभ्यास करेंगे सिविल सेवा के आधारभूत तत्वों का, तो हमारी सरकार की क्रियान्वयन अच्छा हो जाएगा। लोभ है आदि से रहित होकर कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। विवेकाधीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकेगा। स्वाभाविक रूप से सदैव उचित कर्मों का संपादन करेगा। क्या स्वाभाविक रूप से सदैव उचित कर्मों का संपादन करने पर बल देगा। नियम कानून कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कार्य करेगा। तो अपने यहाँ पे ये सद्गुण वाला टॉपिक खत्म हो गया है। तो एक सेकेंड अपन रिवाइज करेंगे इसको तब तक। तो अपन रिवाइज कर लेते हैं अपने इस चैप्टर को, वापस से उल्टे से करते हैं यहाँ से। तो क्या सद्गुण प्रशासनिक उत्कृष्टता के लिए कैसे आवश्यक है? तो सद्गुण क्या है? उचित कर्मों का निरंतर अभ्यास, ठीक है, जिससे आंतरिक गुण या नैतिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। अब प्रशासन में हमारी क्या मांग है? सहिष्णुता, समानुभूति, कर्तव्यनिष्ठता, भेदभाव रहितता आदि।
तब कैसे संबंध है इन दोनों में? सद्गुण सद्गुणी सिविल सेवा के आधारभूत तत्वों को निरंतर अभ्यास करेगा, जिससे कारण जिसके कारण सरकारी योजनाओं का त्वरित प्रभावी क्रियान्वयन होगा। ठीक है, लोभ भय आदि रहित होकर कर्तव्यों के पालन में मदद करेगा। और क्या होगा? सद्गुणी व्यक्ति समाज के समन्वय अच्छा स्थापित कर सकेगा। ठीक है, फिर विवेकाधीन अधिकारों के दुरुपयोग को रोकेगा। और क्या है? स्वाभाविक रूप से सदैव उचित कर्मों का संपादन करेगा, नियम कानून कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कार्य करेगा। फिर क्या है? अरस्तु के अनुसार सद्गुण क्या है? सद्गुण दो अतियों के बीच का मध्यम मार्ग है। किसके अनुसार? अरस्तु के अनुसार। ठीक है, फिर सुकरात के अनुसार क्या है? सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सद्गुण है। ठीक है, तो उसमें कहता है कि ज्ञान सद्गुण होने की अनिवार्य शर्त है। कहता है कि जो इंसान ज्ञानी है वो सद्गुणी है। ठीक है, फिर सद्गुण प्रशासन में कैसे उपयोगी है? तो अपन ने एक तो नीचे देखा ही है, और इसको एक बार वापस देखो। अधिकार अधिकारों का सदुपयोग तथा कर्तव्यों का संपादन में सहायक है, विवेकाधीन अधिकारों का दुरुपयोग को रोकता है, आधारभूत मूल्यों के अनुपालन में सहायक है, उनका अनुपालन सही कर पाएंगे, पालना अनुपालन। ठीक है, फिर भ्रष्टाचार को दूर कर जन केंद्रित शासन को स्थापित करने में सहायक है। क्या? जन केंद्रित शासन को। फिर सद्गुणी व्यक्ति लोभ भय आदि से रहित होकर अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करता है। सद्गुण का जीवन में महत्व क्या है? सद्गुण चरित्र का आभूषण है। ठीक है, तो जीवन में क्या महत्व? तो चरित्र का आभूषण है, अपना चरित्र है वो डिफाइन होता है। ये जीवन में सदाचार को बढ़ावा देता है। सद्गुण व्यक्ति के आचरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। क्या? सद्गुण व्यक्ति के आचरण के रूप में अभिव्यक्त होता है। फिर विभिन्न सद्गुण एक दूसरे से संबंधित हैं तथा एक दूसरे को संवर्धित करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे से डिपेंडेंट है और एक दूसरे को बढ़ाते हैं। ठीक है, फिर सद्गुण की विशेषताएं थी कुछ, तो उनमें था कि सद्गुण जन्मजात न होकर अर्जित की जाती है, फिर कर्तव्यों के अभ्यास पूर्वक पालन से उत्पन्न होते हैं, ये अतः अर्जित है। ठीक है, फिर सद्गुण नीति शास्त्र के बारे में अपन ने पढ़ा था। क्या था? जो व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन उस कर्म से उत्पन्न परिणाम के आधार पर न करके उसके चरित्र के आधार पर किया जाए, तब सद्गुण निश्चय शास्त्र की स्थिति उभरती है। ठीक है, तो यदि व्यक्ति सद्गुणी है तो उसका कर्म भी उचित होगा, ये मानता है। फिर सद्गुण क्या था? उचित कर्मों के निरंतर अभ्यास से मनुष्य में स्थायी आंतरिक प्रवृत्ति या नैतिक गुण विकसित होता है, उसे सद्गुण कहते हैं। फिर हमने प्रकृति दोष पढ़े थे। प्रकृति दोष क्या है? मूर के अनुसार प्रकृतिवादी दोष के दो संदर्भ हैं। कौन कौन से? जब तथ्यात्मक कथनों से मूल्यात्मक जब तथ्यात्मक कथनों से मूल्यात्मक निष्कर्ष को निकाला जाता है तो वो प्रकृतिवादी दोष उत्पन्न होता है। जैसे ऐसे चाहिए को निकालना, जब कोई विचारक सरल अविशेष अपरिभाषित सुख की परिभाषा किसी अन्य प्राकृतिक तात्विक पद के आधार पर करता है। इसकी विचारक सरल अविश्लेष्य अपरिभाषित सुख की परिभाषा किसी अन्य प्राकृतिक या तात्विक पद के आधार पर करता है तो वह प्रकृतिवादी दोष से उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर जी मूर के अनुसार शुभ क्या है? मूर अपनी पुस्तक प्रिंसिप या इथिका में कहते हैं शुभ नीति शास्त्र का एक फंडामेंटल है। ठीक है, मौलिक संपत्ति है। मूर मतानुसार शुभ का प्रत्यय एक सरल प्रत्यय है जो अविश्लेष्य है, अपरिभाषित है और अनन्य है। इसे किसी अन्य प्रत्यय के आधार पर विभाषित नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने बताया दो तरह का शुभ है, एक सापेक्ष शुभ है, एक निरपेक्ष शुभ है। जो साधन के रूप में है वो तो लक्ष्य की प्राप्ति में हेल्प करता है, और जो निरपेक्ष है वो स्वयं साध्य है। ठीक है, फिर शुभ कार्य में शुभ शब्द की उत्पत्ति जर्मन शब्द गट से हुई है जिसका उद्देश्य है जो लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक हो। ठीक है, तो ये सब हमने वही देख रहे थे जी मूल, और ये कि क्या हमारे लिए उद्देश्य में प्राप्ति है, क्या चीज़ किसी के लिए शुभ है या क्या चीज़ किसी के लिए शुभ नहीं है, सॉरी। फिर गांधी के मतानुसार कर्तव्य
कर्तव्य क्या बताया? कर्तव्य संसार में अधिकार सुरक्षित रहते हैं। कर्तव्य के संसार में अधिकार सुरक्षित रहते हैं। कर्तव्य का पालन स्वतः ही आपको अधिकार मिल जाएंगे, गांधी जी ने ये कहा था। फिर अपूर्णता का बोध और पूर्णता के बोध वाले दो कर्तव्य का सिद्धांत दिया था किसने? कांत ने। कांत क्या कहते हैं? नैतिक नियमों के प्रति सम्मान और उन्हीं के अनुसार कर्म। जो नैतिक नियम है उन्हीं के प्रति सम्मान हो और उन्हीं के अनुसार काम करे तो वह हमारे कर्तव्य हैं। और वो कहते हैं कि ये बाध्यकारी होते हैं, बाद नहीं होने चाहिए। नेहरू बताते हैं देश का राष्ट्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार संवेगों और बुद्धि के नियंत्रण में रखकर मध्यम मार्ग का अनुसरण ही हमारा कर्तव्य है। गीता के अनुसार वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार काम करना कर्तव्य है। बौद्ध के अनुसार अष्टांग मार्ग पर चलना कर्तव्य है। जैन के अनुसार त्रिरत्न को फॉलो करना कर्तव्य है। कर्तव्य की डेफिनेशन पद स्थिति सामर्थ्य के अनुसार जो किया जाना चाहिए है कर्तव्य है। एक नैतिक व विवेकशील प्राणी होने के नाते जो हमें करना चाहिए वह कर्तव्य है। कर्तव्य में नैतिक उत्तरदायित्व का तत्व निहित होता है। क्या? नैतिक उत्तरदायित्व का तत्व निहित होता है। फिर हमने देखा था प्रशासन में कैसे इम्पोर्टेंट है ऋण की कंसेप्ट। तो वो बताया कर्तव्य उत्तरदायित्व का बोध करवाता है, लोगों के ऋणी फील होता है प्रशासक को, तो फिर वो उसको उतारने के लिए निष्पक्षता, भेदभाव रहितता, लोकतांत्रिक मूल्य इनका पालन करता है। फिर तो ये तो वही है। फिर दलाई लामा का याद रखना है कि जीवन की शुरुआत और अंत में दूसरों पर निर्भर होते हैं। युवा युवावस्था में युवावस्था में हमारे कर्तव्य होना चाहिए कि हम जनहित में कार्य करें। फिर वृत्त ऋण और इनका हमने कंसेप्ट पढ़े थे, इनको हटाओ। फिर ऋण का शाब्दिक अर्थ है उत्तरदायित्व और कर्तव्य। फिर रित आया एक। अब रित क्या थी? तो उचित या सही मार्ग के अनुसरण करना, सत्यनिष्ठा, नियम पूर्वक कानून का अनुपालन आवश्यक है। तो ये रित की अवधारणा थी। फिर रित के बारे में हमने पढ़ा था कर्म नियम के अनुसार कृत प्रणाश, अकृत भूपगम नहीं होता। मतलब किए गए कर्म का फल का नष्ट नहीं होता। बिना किए गए फल बिना किए गए कर्म का हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो बस यही है। रित का मतलब क्या? शाब्दिक अर्थ है सही या उचित मार्ग। ठीक है, तो बस इतना ही है चैप्टर।